दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मैराथन एक ही वीडियो में एक यूनिट को जो है समाप्त करने वाले हैं। ये जो है क्लास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो है फ्री नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे फ्री नोट्स और पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा में सभी प्रश्न यहीं से आएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे जो टॉपिक कराया जाता है वहाँ से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो एक यूनिट एक वीडियो का ये सीरीज चल रहा है। तो इसमें जो है मैराथन के द्वारा हम लोग जो है संपूर्ण यूनिट को समाप्त करने वाले हैं। अब यूनिट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देख सकते हैं। सौर मंडल हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, उल्का पिंड, तारा, सप्तऋषि तारामंडल, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसरो, नासा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ हम लोग देखते रहेंगे। तो ये मैराथन क्लास है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप लोग उठिएगा मत, पूरा क्लास देख के जाइएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्लास में जो है सबसे पहले देखने वाले हैं कि सौर मंडल क्या होता है, जिसको जो है सोलर सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे सौर मंडल क्या होता है कि एक विशाल खगोलीय प्रणाली होता है। ठीक है, ये खगोलीय जो है सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत जैसे सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया और धूमकेतु हो गया और अन्य खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन ब्रह्मांड के अंतर्गत ये सौर मंडल जो सोलर सिस्टम आपका होता है उसमें एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, जिसमें सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। जैसे सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, तो सभी ग्रह जो है सूर्य के कक्षाओं में इस प्रकार से घूमते हैं। ये ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया। और जो ग्रह के चारों ओर जो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जो है आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में जो प्रश्न बना हुआ है, यहाँ पे 2017 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्या है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम बताइए। यानी जो सौर मंडल में स्थित ग्रह का नाम, यानी सूर्य के पास जो सबसे नजदीकी ग्रह होता है उसका नाम बताना है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग करेंगे, जब पूरा सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे सौर परिवार को सचित्र समझाइए, यानी सोलर सिस्टम को जो है हम लोगों को सचित्र वर्णन करना है। ये 2023 और 2019 में आपके ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सन आपका हो गया, ये जो है सन हो गया और उसके बाद में यहाँ पे ग्रह हो गया। टोटल कितने ग्रह होते हैं, टोटल जो हमारा होता है ये टोटल 8 ग्रह होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं, ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये यम होता है। ठीक है, तो हम लोग जो देखते हैं वर्तमान समय में अगर बात करें तो जो ग्रह होता है, ग्रह की संख्या, टोटल ग्रह की संख्या 8 होता है। अब इसमें 8 ग्रह किस प्रकार से होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, एक होता है इनर प्लानेट और एक होता है आउटर प्लानेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आपका बुध हो गया, उसके बाद में शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, उसके नीचे जो है इंडिकेट यहाँ पे किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया। उसके बाद में ये बृहस्पति आपका हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और उसके बाद में वरुण हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो है ग्रह की संख्या 8 होता है। अगर इसमें आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि भीतरी ग्रह यानी इनर प्लानेट क्या होता है और उसके बाद में आउटर प्लानेट क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भीतरी ग्रह है, इनर प्लानेट इसे कहते हैं। और उसके बाद में अगर बाहरी ग्रह की बात करें, आउटर प्लानेट्स के बारे में, तो यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 जो है इनर प्लानेट होता है और उसके बाद में 4 जो है आपका आउटर प्लानेट होता है। तो अगर भीतरी इनर प्लानेट की बात करें तो यहाँ पे हो गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया,
और उसके बाद में मंगल हो गया। ये चारों जो होते हैं ये इनर प्लैनेट होते हैं। अगर बाहरी प्लैनेट की बात करें तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, वरुण हो गया और वरुण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बात करें देखेंगे भीतरी ग्रह और उसके बाद में बाहरी ग्रह के बारे में। अब ये हम देखते हैं कि जो इसमें सूर्य में जो है परमाणु संलयन होता है, ये हाइड्रोजन और हीलियम के कारण होता है। पृथ्वी में हाइड्रोजन और हीलियम के कारण होता है। सूर्य क्या होता है? सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का एक तारा होता है। अगर हम तारा की डेफिनेशन की बात करें तो तारा किसे कहते हैं? तारा जो है उसको कहते हैं, जैसे अगर ये आपका सूर्य हो गया यानी कोई वस्तु हो गया, अगर उसमें जो है प्रकाश जो है स्वतः रहता है, किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे जो है तारा कहते हैं। जैसे आपका ये मोमबत्ती हो गया, तो मोमबत्ती में ये मोम जो होता है, मोम जब पिघलता है तो मोम के सहारे से ये जलता है। लेकिन सूर्य हो गया, ये किसी के सहारे से नहीं जलता है, उसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम मोमबत्ती को कहें कि ये तारा है, तो तारा यहाँ पे जो है ये तारा नहीं होगा, क्योंकि ये इसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये मोम के सहारे जो है ये प्रकाश जो है देता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये परमाणु संलयन होता है हाइड्रोजन और हीलियम के कारण, तो यहाँ पे हम लोग जो है सोलर सिस्टम के बारे में बात करें और 8 ग्रह के बारे में बात करें। उसके बाद में सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के बारे में अगर बात करें तो सौरमंडल की उत्पत्ति जो है 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह एक विशाल गैसीय और धूल भरे बादल से बना होता है। जो आपका सौरमंडल होता है उसमें जो है गैसीय गैसीय और धूल भरे बादलों से जो है बना होता है, जिसे सौर निहारिका कहते हैं, सोलर नेबुला कहते हैं, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है यह निहारिका धीरे-धीरे संकुचित होते रहते हैं। जो गैसीय और बादल होते हैं ये संकुचित होकर जो है इस प्रकार से जो है संकुचित होते रहते हैं और सूर्य और ग्रहों के रूप में विकसित होते हैं। जो इसमें संकुचन होता है, संकुचन मतलब इकट्ठा हो जाना। तो जो संकुचन होता है उसके द्वारा जो है सूर्य और ग्रहों के रूप में जो है यही संकुचित होकर गैसीय और धूल जो है बादल से बने होते हैं, यही बादल संकुचित होकर जो है सूर्य और ग्रह के रूप में विकसित होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं सौर मंडल की खोज, यानी सौर मंडल की खोज किस प्रकार से हुई, किसने जो है सूर्य को केंद्र माना, किसने पृथ्वी को केंद्र माना, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सौर मंडल के बारे में मानव ज्ञान का विकास धीरे धीरे हुआ है। जो सौर मंडल सोलर सिस्टम है, जिस प्रकार से मानव का विकास धीरे धीरे हुआ है, उसी प्रकार से जो है सौर मंडल के बारे में मनुष्यों को, मानव को जो है धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। प्रारंभिक खगोलविद की अगर बात करें तो इन्होंने पृथ्वी को जो है सौरमंडल का केंद्र माना है। जैसे आपका ये सौर मंडल हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, तो सोलर सिस्टम में जो ये पृथ्वी होता है, अभी तक हम लोग क्या जाने कि अभी तक जो देखे हैं वर्तमान समय में ये जो सन होता है ये केंद्र होता है और इसके चारों ओर जो है ये ग्रह जो होता है ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर पुराने समय में यानी जो शुरुआती दौर था उसमें अगर बात करें तो यहाँ पे ये पृथ्वी, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है? तो ये पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी को जो है केंद्र माना जाता है। यहाँ पे जो है सेंटर में जो है पृथ्वी को माना जाता है। अगर वर्तमान समय की अगर बात करें तो यहाँ पे केंद्र में जो है सूर्य को माना जाता है, यानी सोलर सिस्टम में, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सौरमंडल के बारे में मानव ज्ञान का विकास जो है धीरे-धीरे हुआ है। प्रारंभिक खगोलविद ने पृथ्वी को सौरमंडल का केंद्र माना है। किसको सौरमंडल का केंद्र माना है? पृथ्वी को। तो यहाँ पे ये केंद्र जो है सौरमंडल को माने हैं, पृथ्वी को माने हैं। लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र होता है। जो सूर्य होता है ये निकोलस के अनुसार, यहाँ पे देख सकते हैं, ये निकोलस के अनुसार सूर्य आपका जो होता है ये सौर मंडल का जो है ये सेंटर होता है, केंद्र होता है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं और ये जो सभी ग्रह होते हैं ये जो है सूर्य का परिक्रमा करते हैं। इसके बाद गैलीलियो, केपलर और न्यूटन जैसे अनेक वैज्ञानिक जो है सौरमंडल के नियमों को समझने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए और अलग-अलग अपना मत दिया कि किस प्रकार से जो है केंद्र में क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता चला कि सौरमंडल की खोज किस प्रकार से हुई है। अब हम लोग देखते हैं सौरमंडल की संरचना, यानी जो सौरमंडल की संरचना में सौरमंडल में जो है क्या-क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सौरमंडल के मुख्य रूप में निम्नलिखित घटक होते हैं। अब कौन-कौन से घटक होते हैं? जैसे आपका ये केंद्र में जो है
ये सन हो गया, उसके बाद में ग्रह हो गया, और ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा ये अगर पृथ्वी हो गया, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी जो है एक ग्रह है, लेकिन इसमें जो चंद्रमा इस प्रकार से होता है, ये चंद्रमा जो है ये उपग्रह होता है, उपग्रह होता है। तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जो है उपग्रह ये चंद्रमा होता है। आपका ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोलर सिस्टम है, ये सूर्य आपका हो गया, सन हो गया, और इसके चारों ओर ये जो है यहाँ पे ये प्लानेट हो गया, ये ग्रह हो गया, ठीक है। अब ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। सूर्य, अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में, तो सूर्य के बारे में आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का जो है, सोलर सिस्टम का जो है केंद्र होता है, और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है दो वस्तुओं के बीच में लगता है, दो पिंडों के बीच में लगता है, ठीक है। इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पावर के कारण जो है ये इनकी परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह होते हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह एक गैस गोला होता है, ये जो सन आपका होता है ये गैस का गोला होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया की मात्रा जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन हो गया और उसके बाद में हीलियम हो गया। हीलियम की मात्रा जो है संयुक्त रूप से पाई जाती है, और इनके भीतर लगातार इसी के कारण जो है न्यूक्लियस फ्यूजन होता रहता है, यानी परमाणु संलयन होता रहता है, ठीक है। किसके कारण, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण जो है प्रक्रिया चलती रहती है परमाणु संलयन का, जिससे विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा जो है पृथ्वी पर प्रकाश और गर्मी के रूप में जो है पहुंचती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जो है सूर्य के बारे में बात किया। जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, संभावित क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको पॉइंट वाइज समझा दिए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ग्रह। सूर्य के बारे में हम लोग जो है जो सौर मंडल का केंद्र माना जाता है सूर्य, सूर्य के बारे में बात करें। उसके बाद में हम लोग जो है ग्रह के बारे में बात करते हैं, प्लैनेट्स क्या होता है, ठीक है। तो सौर मंडल में जो है 8 मुख्य ग्रह होते हैं। सौर मंडल में अगर वर्तमान समय में देखें तो 8 मुख्य ग्रह होता है, लेकिन वर्तमान समय नहीं, पुराने समय में देखें यानी बहुत पहले देखें तो उसमें जो है 9 ग्रह होता था। तो यहाँ पे प्लूटो होता था, तो उसको जो है निकाल दिया गया है। वर्तमान समय में 8 ग्रह आपके एग्जाम में अगर आता है, पूछा जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे कि सौर मंडल में जो है मुख्य रूप से 8 ग्रह होते हैं, जिन्हें 2 समूहों में बांटा जाता है। कौन कौन से समूह, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि सौर मंडल में जो है इनर प्लैनेट्स पाए जाते हैं और आउटर प्लैनेट्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे भीतरी ग्रह हो गया, और उसके बाद में ये फर्स्ट आपका हो गया भीतरी ग्रह, और उसके बाद में बाहरी ग्रह। तो इसके बारे में हम लोग जो है देख चुके हैं कि भीतरी ग्रह, और यहाँ पे आप देख सकते हैं भीतरी ग्रह हो गया, और इसके बाद में ये बाहरी ग्रह हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो है एक-एक करके यहाँ पे बात करेंगे कि भीतरी ग्रह क्या होता है और उसके बाद में बाहरी ग्रह क्या होता है। आपके एग्जाम में जो है प्रश्न बना हुआ है 2022 में कि सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। यानी जो 8 ग्रह होते हैं, भीतरी ग्रह की बात करें तो 4 ग्रह इसमें हो जाएगा, और उसके बाद में बाहरी ग्रह की बात करें तो 4 ग्रह जो है प्लैनेट्स इस बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रह को मिलाकर जो है टोटल प्लैनेट की संख्या 8 होती है। भीतरी ग्रह की हम लोग बात करते हैं तो भीतरी ग्रह के अंतर्गत फर्स्ट में बात करें तो बुध हो गया, उसके बाद में सेकंड में जो है शुक्र हो गया, और थर्ड की बात करें पृथ्वी हो गया, और उसके बाद में फोर्थ की बात करें तो ये मंगल हो गया। अब हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर बुध की बात करें तो यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है। जैसे यहाँ पे आपका ये सन हो गया, उसके बाद में यहाँ पे ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, और उसके बाद में मंगल हो गया। यहाँ पे आपका बुध हो गया, सॉरी यहाँ पे बुध बुध हो गया, उसके बाद में शुक्र हो गया, और यहाँ पे आपका थर्ड ग्रह हो गया पृथ्वी, और उसके बाद में आपका मंगल हो गया। तो इसे जो है ये जो 4 ग्रह होते हैं इसे जो है इनर प्लैनेट कहते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बुध की बात करें तो बुध में जो है यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है। ये सूर्य हो गया, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है आपका बुध हो गया। इसका वातावरण जो है बहुत पतला होता है, जिससे यहाँ तापमान दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंड होते हैं, ठीक है। अत्यधिक गर्म होता है, गर्म होने का कारण ये भी है कि जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है।
अगर हम शुक्र की बात करें वेनस की, तो यह सबसे गर्म ग्रह होता है। शुक्र की बात करें तो यह सबसे जो है गर्म ग्रह होता है, क्योंकि इसका वातावरण घने बादलों से ढका होता है। जो इन्वायरमेंट वातावरण इसका होता है वो जो है घने घने बादलों पर घने जो बादल होते हैं उसके द्वारा जो है ढका रहता है। और यह जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है बहुत अधिक गर्मी को रोकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है बहुत अधिक गर्मी को रोकता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। आपके ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र हो गया। अगर यहाँ पे एक बन सकता है कि पृथ्वी की बहन की अगर बात करें तो शुक्र होता है। ये पृथ्वी की बहन की बात करें तो शुक्र होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी की अगर बात करें तो यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन संभव होता है। पृथ्वी पर जो है जीवन संभव होता है, इसका वातावरण जीवन के लिए उपयुक्त है और इसमें पानी की उपस्थिति है, क्योंकि जीने के लिए जो है पानी अति आवश्यक होता है। उसके बाद में मंगल ग्रह की बात करें तो इसे जो है लाल ग्रह कहते हैं। तो इसको अगर हम लोग किस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे मंगल का दिन जो होता है ये हनुमान जी का होता है, हनुमान जी का, लेकिन जो है हम जो चंदन लगाते हैं ये लाल कलर का लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक फाउंडेशन खुद कर सकते हैं। तो ये लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह जो होता है ये लाल ग्रह होता है। अब ये लाल ग्रह क्यों होता है, क्योंकि इसकी सतह पर जो है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और उसी के कारण जो है मंगल ग्रह का रंग जो है लाल होता है। ठीक है। यहाँ पर भविष्य के मानव विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि इसरो द्वारा जो है ये मंगलयान, मंगल मिशन अलग अलग समय पर जो है छोड़ा जाता है। ठीक है। उसके बाद में बाहरी प्लैनेट्स की बात करते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये पांचवा आपका हो गया, ये छठवां हो गया, ये सातवां हो गया और ये आठवां हो गया। तो हम लोग जो है ये 4 ग्रह की बात कर चुके हैं। ये बाहरी ग्रह के अंतर्गत जो है 4 ग्रह आते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति की बात करें तो यह सबसे सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है। और अगर शनि की बात करें तो इसके चारों ओर जो है रिंग वलय होते हैं। और अरुण जो होता है ये 90 डिग्री पर जो है अक्ष के लगभग झुका रहता है। और वरुण की बात करें तो यह सबसे दूर का ग्रह होता है। अब हम लोग जो है यहाँ पे इसको थोड़ा शार्ट में पढ़ लेते हैं, किसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बुध आपका हो गया। बुध का मतलब हो गया ये जो सूरज आपका होता है, सूरज के सबसे नजदीक ग्रह होता है। और यह जो है सबसे मतलब कम समय में जो है गर्म होता है और ये जो है ठंड भी होता है, क्योंकि क्योंकि इसका परत जो होता है वो बहुत पतला होता है। अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह होता है। पृथ्वी ग्रह की बात करें तो यहाँ एकमात्र ये ऐसा ग्रह होता है जहाँ पे जो है जीवन जीवन संभव होता है। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो ये जो है भविष्य में जो है यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। ये हो गया आपका बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह यहाँ पे जो है 4 भीतरी ग्रह हो गया, इनर प्लैनेट्स। और उसके बाद में यहाँ पे बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, ये बाहरी ग्रह होते हैं। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये सोलर सिस्टम का जो है यानी सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है। ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। और शनि की बात करें तो शनि के चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं। इसके अलावा भी जो है यहाँ बृहस्पति में भी पाया जाता है वलय। लेकिन आपके एग्जाम में ये यहीं तक क्वेश्चन आपके डीएलएड में यहीं तक पूछ सकता है कि एकमात्र ग्रह का नाम बताइए जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका शनि हो जाएगा। और अरुण हो गया, ये अपने यहाँ 56-90 डिग्री पर झुका होता है। और वरुण की बात करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम और उनके सामान्य रंग। जो अलग अलग ग्रह होते हैं, जैसे बुध हो गया, बुध का कौन सा जो है कलर होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना हुआ कि मंगल ग्रह का जो है कलर किस प्रकार से होता है, तो मंगल ग्रह का जो कलर होता है वो लाल होता है। इस प्रकार से मंगल का दिन जो है हनुमान जी का रहता है। और हनुमान मतलब जब मंदिर जाते हैं तो वहां पे लाल अ, टीका या चंदन लगाते हैं। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगर बुध की बात करें तो ये ग्रे होता है। शुक्र की बात करें तो पीला सफेद। और ये पृथ्वी नीला हरा, ये इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह इंपॉर्टेंट हो गया। और बृहस्पति नारंगी सफेद हो गया। और शनि की बात करें हल्का पीला होता है। ठीक है। शनि जो होता है ये हल्का पीला होता है। अरुण की बात करें हल्का नीला और गहरा नीला।
अर्थात ये दोनों जो है नीला नीला होते हैं, लेकिन ये हल्का होता है, ये गहरा होता है। ठीक है, तो अरुण और वरुण यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम लोग जो है प्लेटो के बारे में बात करते हैं। इसको जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब इसको जो है ये 9वां ग्रह था, लेकिन इसको क्यों निकाला गया है और कब निकाला गया है, ये 2006 में जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा जो है ये 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि जो ग्रह होने का कंडीशन होता है, ये जो है ग्रह होने का कंडीशन फॉलो नहीं करता है। इसीलिए जो है इसको ग्रह की सूची से, यानी सोलर सिस्टम के ग्रह की सूची से जो है निकाल दिया गया है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा। अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है? केवल एकमात्र क्वेश्चन बन सकता है कि प्लूटो ग्रह को जो है कब निकाला गया था? तो 2006 में जो है इसको निकाला गया था, और इसको जो है कौन सा ग्रह माना जाता है? ये 9वां ग्रह माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, यानी निकाला गया, उसके बाद में बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब इसको बोना ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया और इसको जो है ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाला गया, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कब निकाला गया? 2006 में निकाला गया है। में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU के एक नए मानक के अनुसार, मानक जो स्टैंडर्ड होता है, आधार होता है, उसके उसी के आधार पर ग्रहों की परिभाषा तय की जाती है, और इसके अनुसार किसी ग्रह को निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करनी होती है। अगर कोई ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वह अगर ग्रह की परिभाषा जो IAU के द्वारा जो दिया गया है डिफिनेशन की, कौन किसको जो है क्या शर्तें होनी चाहिए ग्रह होने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो। जैसे सोलर सिस्टम में जो सूर्य होता है वो केंद्र माना जाता है, या सूर्य का परिक्रमा कर रहा हो, फर्स्ट कंडीशन हो गया। उसके बाद में उसका द्रव्यमान इतना हो कि वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार का हो, उस पे जो है इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन हो गया है। उसकी कक्षा में कोई अन्य बड़ा खगोलीय पिंड ना हो, इसकी कक्षा में जो है कोई अन्य बड़ा खगोलीय पिंड ना हो। तो यहाँ पे प्लेटो में क्या था, इसको क्यों निकाला गया था? तो ये प्लेटो जो है ये तीसरी शर्त को पूरी नहीं करता था। क्या है? उसकी कक्षा में कोई अन्य बड़ा ग्रह खगोलीय पिंड ना हो। तो इसमें जो क्योंकि इसकी कक्षा में अन्य कई पिंड मौजूद थे, इसी वजह से इसको जो है बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया और ग्रह की श्रेणी से इसको निकाला गया। अब हम लोग सूर्य की बात करें, उसके बाद में ग्रह की बात करें, ग्रह के बाद में हम लोग बौने ग्रह की बात करें, यानी आपका ये कौन सा ग्रह था? प्लूटो। प्लूटो ग्रह को जो है किस प्रकार से निकाला गया है ग्रह की श्रेणी से, और इसको बोना ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम लोग बात करें। अब हम लोग उपग्रह के बारे में बात करते हैं। उपग्रह उपग्रह जो हमारा जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो उपग्रह आपका हो गया ये चंद्रमा हो गया, जो मून होता है। ठीक है, ये आपका जो है उपग्रह हो गया। उपग्रह के खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करता है। मान लो कि ये जो है आपका ये पृथ्वी हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, इसके चारों ओर जो परिक्रमा करेंगे, तो एकमात्र जो आपका मून जो होता है ये उपग्रह होता है। तो उपग्रह किसे कहेंगे? उपग्रह उसे कहेंगे जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसे जो है उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो होता है ये चंद्रमा होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बृहस्पति और शनि के कई उपग्रह होते हैं। जो बृहस्पति होता है और उसके बाद में आपका शनि होता है, उसके जो है कई उपग्रह होते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ जो है छोटे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा देवता है, तारा है, उपग्रह है और ग्रह है। तो चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा एक आपका उपग्रह होता है, क्योंकि यह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह जो होता है किसके किसके बीच में पाया जाता है। ये आपका हो गया ग्रह, ये सन हो गया, और उसके बाद में जो है ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया। ठीक है, तो किसके बीच में? ये मंगल हो गया, मंगल, और ये बृहस्पति। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि जो है क्षुद्र ग्रह किसके किसके मतलब किस किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं
ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये पाए जाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं इसको हम देखते हैं। ये चट्टानी जो है ये पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित क्षुद्र ग्रह घेरे एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अब इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है डीएलएड में जो है कोई भी प्रश्न न बना है न बनेगा, लेकिन जानकारी के तौर पर जो है आप लोग इसके अलावा भी समझ सकते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर पूछ ले कि एस्टेरॉयड जो होते हैं ये क्या करते हैं, किसकी परिक्रमा करते हैं, तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इसका आकार की बात करें तो छोटे चट्टानों से लेकर जो है बड़े पिंडों तक होता है। इसका आकार जो है छोटे-छोटे चट्टानों से लेकर जो है बड़े पिंडों तक होता है। तो इतना समझ में आया कि क्षुद्र ग्रह होता क्या है और ये किस आकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में टकराव और प्रभाव। अगर पृथ्वी से टकराए तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है इसको हम लोग देखते हैं। कभी-कभी एस्टेरॉयड पृथ्वी या अन्य ग्रहों से टकरा जाते हैं। पृथ्वी से टकरा सकते हैं और उसके बाद में अन्य ग्रहों से टकरा सकते हैं। जब ऐसा होता है तो इससे जो है बड़े प्रभाव पैदा होते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि लगभग 65 मिलियन साल पहले जो डायनासोर विलुप्त हुए थे, उसका भी यही कारण था। ठीक है? जो डायनासोर विलुप्त हुए थे उसका भी यही कारण था, जो संभवतः एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराव का परिणाम था। हालांकि ऐसे जो है टकराव बहुत दुर्लभ होते हैं, जल्दी जो है इस प्रकार से के टकराव नहीं होते हैं। 65 मिलियन साल पहले जो है जो टकराव हुआ था उसमें जो है डायनासोर विलुप्त हो गए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं धूमकेतु क्या होता है। तो धूमकेतु जो होते हैं ये बर्फ हो गया, धूल हो गया और गैस के बने होते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर पूछ ले कि जो है ये किसके बने होते हैं धूमकेतु, तो बर्फ हो गया, धूल हो गया और उसके बाद में गैसों से बने होते हैं। और इनकी परिक्रमा सूर्य के चारों ओर होती है। ये भी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जब ये सूर्य के करीब होते हैं, जब सूर्य के जो है ये पास होते हैं तो इनकी सतह से गैस और धूल निकलते रहते हैं जिससे इनकी पूंछ बनती है। और ये पूंछ जो बनती है ये गैस और धूल के कारण जो है बनती है। प्रसिद्ध अगर धूमकेतु की बात करें हम लोग तो हेले का धूमकेतु, यह सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु में से एक है जो 76 साल से सूर्य के पास से गुजरता है। ठीक है, 76 साल में जो है सूर्य के पास से गुजरता है। उसके बाद में धूमकेतु और एस्टेरॉयड में क्या अंतर होता है हम लोग पहले देखें। एस्टेरॉयड क्या होता है और उसके बाद में धूमकेतु। अब इसमें जो है दोनों में जो है अंतर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो धूमकेतु मुख्य रूप से जो है बर्फ होता है, धूल होता है या गैस से बने होते हैं, जबकि एस्टेरॉयड जो होता है ये चट्टानों, बड़े या छोटे चट्टानों से और धातु से जो है बने होते हैं। तो पहला अंतर ये हो गया। उसके बाद में सेकंड में देखते हैं तो धूमकेतु जो होता है ये इनकी पूंछें होती हैं जो सूर्य के पास आने पर बनती है, जबकि एस्टेरॉयड में कोई पूंछ नहीं होता है। ये सेकंड अंतर हो गया। अगर थर्ड की बात करें तो धूमकेतु सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में से आते हैं। जो धूमकेतु होते हैं जो सोलर सिस्टम होता है आपका उसके बाहरी क्षेत्र से आते हैं, जबकि एस्टेरॉयड जो है ज्यादातर एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। जो एस्टेरॉयड होते हैं वो ज्यादातर जो है एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अंतर देखें। अब उल्का पिंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उल्का पिंड जो होता है वह चट्टानी या धात्विक टुकड़ा होता है। ठीक है, चट्टानी या धात्विक टुकड़ा होता है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। कहाँ से? अंतरिक्ष से आते हैं और पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। जब अंतरिक्ष से कोई वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे अलग अलग चरणों के नामों से जाना जाता है। ठीक है, और पृथ्वी पर ये जो उल्का पिंड होते हैं पृथ्वी पर आते आते घर्षण बल के कारण जो है ये बिल्कुल जल के खत्म हो जाते हैं और वायुमंडल में जो है समाहित हो जाते हैं। तो अलग अलग इनके ये चरण होते हैं और चरणों को जो है अलग अलग नामों के नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है। और उल्का पिंड इस प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। जो आपका उल्का पिंड जिसे कहते हैं ये जो प्रक्रिया होती है इसका जो है अंतिम चरण होता है। जब वह वस्तु धरती पर पहुंचती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखते हैं उल्का और उल्का पिंड क्या होता है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि उल्का क्या होता है। उल्का और उसके बाद में उल्का पिंड, उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? यहाँ से ये प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है।
तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं उल्का क्या होता है और उसके बाद में देखेंगे उल्का पिंड क्या होता है। तो उल्का क्या होता है, जब कोई धूल, चट्टान या धातु का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के घर्षण से, वायुमंडल का जो घर्षण होता है, वायु का घर्षण है, से यह जलने लगता है। इस जलने की प्रक्रिया में आसमान में एक चमकदार रेखा दिखाई देती है जिसे उल्का या टूटता हुआ तारा कहते हैं, जिसे उल्का या टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है? यह चमक तब तक दिखाई देती है जब तक वस्तु जलते हुए वायुमंडल में जल नहीं जाता है। यदि यह पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है तो इसे शूटिंग स्टार या मेटेओर कहते हैं। शूटिंग स्टार या मेटेओर कहते हैं। ये सब जो शब्दावली है, इसको आप लोग जो है ध्यान देकर पढ़िएगा। उसके बाद में हम लोग उल्का आप लोग देखें और उल्का पिंड अब देखते हैं। अगर यह चट्टान या धातु पूरी तरह से वायुमंडल में नहीं जलती और पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं, यानी इसका जो कुछ, यानी अगर वायुमंडल जो हो गया उसमें पूरी तरह से नहीं जलता है और ये पृथ्वी की तरफ पहुंच जाता है, ये पृथ्वी की तरफ जो है पहुंच जाता है, तो इसी को जो है उल्का पिंड कहते हैं। समय समय पर जो है आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे कि उल्का पिंड आएगा, पृथ्वी जो है पृथ्वी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूज आप लोग बहुत सुनते हैं। तो वही होता है, जब ये खत्म नहीं होता है तो इसका जो है पृथ्वी की सतह पर जब ये पहुंच जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड का आकार जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन कभी-कभी ये काफी बड़े भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उल्का पिंड के चरण देखे और उल्का पिंड के प्रकार की अगर बात करें तो उल्का पिंड जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पथरीले उल्कापिंड, उसके बाद में धात्विक उल्कापिंड और पथरीले धात्विक उल्कापिंड। तो पथरीले उल्कापिंड हम लोग देखते हैं तो ये चट्टानी पदार्थों से बने रहते हैं, जैसे यहाँ नाम से भी स्पष्ट है, पथरीली उल्कापिंड। तो ये चट्टानी पदार्थों से बने होती हैं और सबसे सामान्य प्रकार के उल्कापिंड होते हैं। ये जो है सामान्य प्रकार के उल्कापिंड होते हैं। उसके बाद में सेकंड देखते हैं, ये चोंड्राइड और एचोड्राइड नामक उपश्रेणियों में बटे होते हैं। इनकी उपश्रेणी की बात करें तो धात्विक उल्कापिंड के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। तो धात्विक उल्कापिंड में ये मुख्य रूप से जो है लोहा हो गया और उसके बाद में निकेल हो गया, जैसे धातुओं से जो है बने होते हैं। इनका वजन जो है भारी होता है और ये दुर्लभ होते हैं। ये उल्कापिंड जो है जल्दी पृथ्वी की तरफ आते नहीं है। और पथरीले धात्विक उल्कापिंड ये चट्टान तथा धातु दोनों से बने होते हैं, यानी पथरीले और धात्विक का मिश्रण होता है, धातु दोनों का मिश्रण होता है। ये दुर्लभ प्रकार के होते हैं और इनका स्वरूप जो है धात्विक पथरीले होता है। ठीक है? तो इस प्रकार हम लोगों ने उल्कापिंड के प्रकार के बारे में देखा। ये सब नहीं पूछा जाता है, केवल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उल्कापिंड होते क्या है, इसके प्रकार के बारे में मतलब वर्णन कीजिए। ठीक है? लेकिन ये सब भी आप लोग जो है जाने रहिए, पूछा जा सकता है। उल्कापिंड के महत्वपूर्ण अगर तथ्य की बात करें तो वायुमंडलीय प्रवेश। जब यह वायुमंडलीय प्रवेश मतलब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उल्कापिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जो है बाहरी हिस्सा जलने लगता है। जो वायुमंडल का घर्षण होता है उसके कारण जो है बाहरी हिस्सा इसका उल्कापिंड का जलने लगता है और वह चमकता हुआ दिखाई देता है। जब जलता है तो उसे जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। गड्ढों का निर्माण, उल्कापिंड बहुत बड़ा होता है, तो यह पृथ्वी पर गिरने के बाद जो है गड्ढे का निर्माण करता है। ऐसे गड्ढे को इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। जो गड्ढे का निर्माण होता है उसे जो है इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। वैज्ञानिक अगर महत्व की बात करें तो उल्कापिंड हमारे सौरमंडल के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। जो सौरमंडल होता है उसके इतिहास की जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि वह प्राचीन समय से ही सौरमंडल के अवशेष होते हैं। जो सोलर सिस्टम होता है प्राचीन समय में, उसी के जो है अवशेष होते हैं ये आपके उल्कापिंड है। और ये जब पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर मान लो कि अगर कोई उल्कापिंड आ गया, अगर वैज्ञानिक लोग इस पर रिसर्च करते हैं तो यहाँ से जो है ये प्राचीन समय में जो है, प्राचीन समय से ये बना है सौरमंडल के अवशेष के कारण, उसी से जो है बनता है। तो जब यहाँ पे रिसर्च करते हैं, देखते हैं वैज्ञानिक लोग, तो वहाँ पे जो है प्राचीन समय के इतिहास की जानकारी जो है प्राप्त होती है। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम किस प्रकार से था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में तारा किसे कहते हैं इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि तारा जो होता है
तारा, ये आपका सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य का यानी जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, यानी स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश होता है। और परमाणु, परमाणु परमाणु संलयन प्रक्रिया से जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया। तो इस प्रकार से जो है तारा इसी को कहते हैं जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि तारा आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड होता है। जैसे आपका हो गया सूर्य हो गया, जो स्वयं के अंदर परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियन फ्यूजन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसे प्रकाश और गर्मी के रूप में विकिरित करता है। ठीक है, प्रकाश और गर्मी के रूप में विकिरित करता है। पृथ्वी पर जो गर्मी होती है और प्रकाश होता है, इसी के कारण जो है पृथ्वी पर गर्मी और आकाश होता है। तारे मुख्य रूप से जो है हाइड्रोजन हो गया और आपका हीलियम हो गया जैसे गैसों से जो है बने होते हैं। सूर्य भी एक तारा है और यह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारों के रूप में प्रकाश और ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तारों की चमक, आकार, तापमान और जीवन चक्र। चमक हो गया जो तारे की चमक होता है, और आकार होता है टेम्परेचर की अगर बात करें, और जीवन चक्र की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें, तो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उनके मास पर निर्भर करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तारे अपने जीवन काल में विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जैसे कि जन्म जन्म से नेबुला, ठीक है, मुख्य अनुक्रम, मेन सीक्वेंस, और अंत में जो है या तो एक श्वेत बौना, व्हाइट डॉर्फ, या न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार, या ब्लैक होल बन सकता है। ठीक है, तो जन्म के समय जो है नेबुला से होता है और उसके बाद में लास्ट में ब्लैक होल बन जाता है। तो इस प्रकार तारा की बात हम लोग करें। अब हम लोग देखते हैं सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि ये 7 ऋषियों के जो है नाम पर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं सप्तऋषि तारामंडल। आकाश में एक प्रमुख तारा समूह होता है। यहाँ पे जो है तारों का समूह होता है। ये जो सप्तऋषि तारामंडल है, ये तारों का जो है समूह होता है। 7 तारों का समूह होता है। सप्तऋषि तारामंडल आकाश में एक प्रमुख तारा समूह होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये तारों का समूह होता है। तो सप्तऋषि तारामंडल किसे कहते हैं? ये 7 तारों का समूह होता है, उसे जो है सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। ठीक है, जिसे बिग बिग डीपर या उर्सा मेजर कहते हैं, कहा जाता है। यह तारामंडल 7 प्रमुख तारों से मिलकर बना होता है, जैसा कि हमने बताया शुरू में, जिसका नाम भारत में प्राचीन काल से सप्तऋषियों 7 ऋषियों के नाम पर जो है रखा गया है। अब 7 ऋषि कौन कौन से हैं इसकी भी बात हम लोग करेंगे। ये 7 तारे आकाश में एक विशेष आकृति बनाते हैं, जो एक बड़े चम्मच, बड़ी कड़ाही जैसे दिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो 7 ऋषि के नाम क्या क्या है। यहाँ पे कश्यप हो गए, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। ये 7 ऋषि जो है भारत के पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है सप्त ऋषियों में जो है यहाँ पे ये 7 ऋषि हो गए। इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तारामंडल का धार्मिक और खगोलीय दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो खगोलीय दृष्टि से जो है इससे जो है दिशा ज्ञात किया जाता था, और उसके बाद में नक्षत्रों की जानकारी, धार्मिक में देखे तो नक्षत्र की जानकारी के बारे में जो है बात किया जाता है। यह तारामंडल उत्तरी गोलार्ध के आकाश में पूरे वर्ष देखा जा सकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है, ये उत्तरी गोलार्ध में जो है पूरे वर्ष देखा जा सकता है। और इसका प्राचीन उपयोग की बात करें तो प्राचीन समय में जो है दिशा निर्धारण करने में किया जाता था क्या होता है, और उसके बाद में चंद्र ग्रहण क्या होता है, आज के वीडियो का हमारा ये टॉपिक है। तो सूर्य ग्रहण की अगर बात करते हैं, तो सूर्य ग्रहण में जो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो होता है इसमें जो है, अब खेला कितने का है, जैसे हो गया चंद्रमा हो गया और उसके बाद में पृथ्वी हो गया और सूर्य हो गया। अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में जो होता है ये आपका चंद्रमा जो है किसके बीच में होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है
और सूर्य की किरणों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। सूर्य की किरणें जो होती है ये पूरी तरह से या आंशिक रूप से जो है पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। इसका अर्थ यह है कि जब पृथ्वी से देखा जाता है तो चंद्रमा जो होता है ये सूर्य को ढक लेता है, इसीलिए इसे जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका सूर्य हो गया और उसके बाद में ये आपका जो है पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया। अब इसमें जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण में जो चंद्रमा होता है आपका, ये चंद्रमा है, मून यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और उसके बाद में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, ये पृथ्वी है आपका, पृथ्वी जब आ जाता है तो उसमें जो है चंद्र ग्रहण लगता है। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा। और उसके बाद में अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में जो है ये पृथ्वी जो आपका होता है ये बीच में आ जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, लूनर इक्लिप्स। और उसके बाद में सोलर इक्लिप्स जो है ये सूर्य ग्रहण लगता है। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया है। अब हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। जैसा वहां पे आप लोग देखते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण और उसके बाद में आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब मतलब पूरी तरह से जो है ढक लेता है तो उसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, और उसके बाद में अगर आंशिक रूप से ढके तो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया, टोटल सोलर इक्लिप्स। इसमें चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को जो है ढक लेता है, पूरी तरह से जो है सूर्य को ढक लेता है, और कुछ समय के लिए सूर्य पूरी तरह से अदृश्य यानी गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। इस दौरान सूर्य का केवल बाहरी परत, जिसे कोरोना कहते हैं, दिखाई देता है। अब ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो कोरोना कहते हैं। ये सभी जो है हम लोग स्टार्टिंग में जो है पढ़ चुके हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है? इसमें चंद्रमा केवल सूर्य का कुछ हिस्सा जो है ढकता है, जिससे सूर्य आंशिक रूप से जो है ढका हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे जो है आंशिक सूर्य ग्रहण के कहते हैं। तो ये सेकंड हो गया। तीसरे की बात करते हैं तो कंकड़ाकार सूर्य ग्रहण। इसमें चंद्रमा का आकार सूर्य से छोटा हो जाता है, चंद्रमा का आकार जो होता है ये सूर्य से छोटा हो जाता है, जिससे सूर्य के चारों ओर एक अंगूठी जैसी आकृति रिंग ऑफ फायर दिखाई देती है, इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। इसमें क्या होता है, चंद्रमा का आकार जो, मान लो कि ये चंद्रमा हो गया और सूर्य से छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य से जब छोटा हो जाता है चंद्रमा, ये हो गया, और ये सूर्य हो गया। तो इसी के जब सूर्य जो है बड़ा रहता है और चंद्रमा छोटा रहता है तो रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देता है, और रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में जो है किस प्रकार से यहाँ पे नोट्स देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण जो है केवल अमावस्या न्यू मून के दौरान होता है, ये केवल अमावस्या के दिन होता है। अब चंद्र ग्रहण की हम लोग बात करते हैं। चंद्र ग्रहण में जो है ये पृथ्वी जो है आपके बीच में आ जाता है, सन और उसके बाद में यहाँ पे मून के बीच में आ जाता है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसका मतलब है कि वे पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है, जिससे चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो सूर्य ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं और चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गए, उसके बाद में आंशिक चंद्र ग्रहण, और उसके बाद में उपछाया चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है। इसमें पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेता है, इसीलिए जो है ये नारंगी रंग का, लाल या नारंगी रंग का चंद्रमा दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। ठीक है, लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए ब्लड मून भी कहते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण की बात करें तो इसमें पृथ्वी की छाया का एक हिस्सा जो है चंद्रमा पर पड़ता है, जिससे चंद्रमा का कुछ हिस्सा जो है अंधकार में छिप जाता है। उपछाया की बात करें तो इसमें चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है, जिससे उसकी चमक थोड़ी धुंधली हो जाती है, लेकिन यह ग्रहण नग्न
आंखों से देखने में मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए जो है पहले ही एडवाइजरी जारी की जाती है कि जो है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण अगर आप लोगों को देखना है तो चश्मे का इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें भी नोट है, चंद्र ग्रहण जो केवल जो है पूर्णिमा के दिन के दौरान होता है, फुल मून के दौरान होता है। अब यहाँ पे चंद्र ग्रहण की घटना होती है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे इस स्लाइड से, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, अमावस्या की रात होता है या कभी भी होता है। तो पूर्णिमा के दिन जो है ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूर्णिमा के दिन बनता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन बनता है, तो यहाँ पे है ये चंद्र ग्रहण से संबंधित हो गया। और उसके बाद में जो है सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में एक नोट लिखाए हैं यहाँ पे, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। अब अगली बार जो है 2024 में जब आपका एग्जाम होगा लास्ट दिसंबर तक, तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अगर दोनों में मुख्य अंतर की बात करें तो सूर्य ग्रहण की बात करें तो यह कब लगता है, यह दिन में लगता है। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण जो है ये रात में लगता है। ये दोनों में मुख्य अंतर। इसरो का लोगो इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है और इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है। और अगर बहुत पूछ लेगा तो संस्थापक के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो इतना आपके डीएलएड में जो है पूछ सकता है। पूरा नाम यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर जो है ये, इन्हीं के नाम पर नहीं, ये जो है ये इसरो के संस्थापक है। अगर मुख्यालय, यहाँ भी मुख्यालय भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। अगर उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य, इसका जो है स्थापना क्यों किया गया 15 अगस्त 1969 को, तो इसका उद्देश्य जो होता है, तो इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान, सैटेलाइट संचार, मौसम विज्ञान और अन्य खगोलीय प्रयोगों के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण और विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा मिशन। इससे जो है जितने भी मिशन है, जैसे आप देख सकते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन हो गया, चंद्रयान सेकंड मिशन हो गया, चंद्रयान थर्ड मिशन हो गया, ये अपडेटेड है, ठीक है। और उसके बाद में चंद्रयान चंद्रयान जो है 4 मिशन, इसको जो है भविष्य में लॉन्च करने की तैयारी बन रही है। तो 22 अक्टूबर 2008 को जो है चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ, 2019 को जो है चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ और 23 अगस्त 2023 को जो है ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ठीक है। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की योजना बनाई जा सकती है, बनाई गई है अभी कि कब लॉन्च होगा, ठीक है। यहाँ पे 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट किया था, पानी की खोज की थी। चंद्रयान सेकंड की बात करते हैं तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया था। उसके बाद में चंद्रयान थर्ड को इसरो ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा, जिससे भारत चंद्रमा के इस क्षेत्र में सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे मंगल मिशन के बारे में देखते हैं। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान या मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM के नाम से जाना जाता है, लॉन्च किया गया था, जिससे भारत मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश जो है बन गया था। तो यहाँ पे मंगल मिशन के बारे में हम लोग बात करें, अगर उपग्रह की बात करते हैं तो पहला उपग्रह क्या था, पहला उपग्रह आपके एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आर्यभट्ट नामक भारत का पहला उपग्रह जो है इसरो द्वारा 19 अप्रैल 1975 को जो है लॉन्च किया गया था। तो कौन सा उपग्रह था, ये आर्यभट्ट था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
उसके बाद में प्रमुख प्रक्षेपण वाहक, इसरो ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे प्रक्षेपण वाहनों का विकास किया है, जो उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करता है। तो PSLV और GSLV ये इसरो द्वारा जो है हाँ, तो ये जो है इसरो द्वारा जो है विकास किया गया है। उसके बाद में मानव अंतरिक्ष मिशन की अगर बात करते हैं, तो इसरो का गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें जो है इस मिशन में जो है मानव भी जाएंगे और जिसमें 2024-25 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। कब भेजे जाएंगे? 2024 और 25 में। विज्ञान और अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसरो के कई अनुसंधान केंद्र जैसे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और उसके बाद में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और इसरो उपग्रह केंद्र, ये जो है विज्ञान और अनुसंधान को केंद्र है इसरो के। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और प्रमुख उपलब्धि की बात करें तो इसरो ने 2017 में एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जो एक विश्व रिकॉर्ड था। एक साथ में जो है 104 उपग्रहों को लॉन्च किया था इसरो ने 2017 में। ये आप देख सकते हैं, ये नासा का जो है लोगो है इस प्रकार से। और अगर जो है इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म हो गया। और उसके बाद में स्थापना कब हुआ था, संस्थापक कौन थे, संस्थापक, ठीक है। और सन पूछा जा सकता है, स्थापना कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लोगो आप लोग देख सकते हैं फुल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में डीएलएड में बन सकता है और बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। राष्ट्रीय विमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन होता है। अब यहाँ पे इसकी स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1958 को जो है इसकी स्थापना हुआ था। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में है, ठीक है, इसका मुख्यालय। मुख्य उद्देश्य की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अंतरिक्ष और वायुमंडल से संबंधित शोध, विकास और मिशनों का संचालन करना, ठीक है। और पृथ्वी और अन्य ग्रहों के अध्ययन के लिए जो है स्पेसक्राफ्ट और रोबोटिक्स मिशन भेजना, जो पृथ्वी हो गए और उसके बाद में अन्य ग्रह हो गया। पृथ्वी के अलावा जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जो 8 ग्रह के बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसके अध्ययन के लिए जो है स्पेस क्राफ्ट हो गया और रोबोटिक मिशन भेजना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई खोज और नवाचार को बढ़ावा किस प्रकार से जो है प्राप्त हो, तो नासा का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है नासा के बारे में बात किए, इसके फुल फॉर्म के बारे में बात किए और उसके बाद में स्थापना के बारे में, मुख्यालय कहाँ है और मुख्य उद्देश्य कहाँ है। तो यहाँ से जो है जितना क्वेश्चन आपके डीएलएड के अनुसार बन सकते हैं उतना ही आप सभी लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। PhD यहाँ पे नहीं कराया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में किस प्रकार से इस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछा गया है। नासा का मुख्यालय स्थित है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, बंगलुरु में, यूरोपीय संघ में या वाशिंगटन DC में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में उपस्थित है। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न आपके एग्जाम में सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है इसरो के बारे में, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर या प्ले लिस्ट पर विजिट करके देख सकते हैं। ये नासा के बारे में हम लोगों ने देखा और उसके बाद में किस प्रकार से आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में देखें। तो आप सबसे पहले यहाँ पे है सौर परिवार को सचित्र समझाइए, ठीक है। सोलर सिस्टम को जो है सचित्र समझाइए, यानी चित्र बनाना है। उसके बाद में प्रत्येक ग्रह के बारे में बात करना है कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है और चित्र भी बनाना है। 2023 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में है सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। 2022 में ये आया हुआ है, जैसे बुध हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। 8 ग्रह टोटल 8 ग्रह होते हैं। तो
इन सभी का वीडियो आप लोगों को जो है प्राप्त हो चुका है और वहाँ से जो है आप लोग आंसर याद कर सकते हैं। सौर परिवार को सचित्र समझाइए, ये 2019 में आया, उसके बाद में 2023 में आया। सौर मंडल के सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए, तो ये सन हो गया आपका, उसके बाद में बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह होते हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो सबसे नजदीक जो है यहाँ पे ये बुध हो गया। ये 2017 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम का जो सचित्र वर्णन है यहाँ पे इस प्रकार से बना सकते हैं और प्रत्येक ग्रह को जो है इंडिकेट इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसमें ये भी बता सकते हैं कि भीतरी ग्रह इनर प्लानेट क्या होता है, आउटर प्लानेट क्या होता है, और सन क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, और इसमें जो है परमाणु संलयन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सचित्र वर्णन हो गया। उसके बाद में 5 नंबर देखते हैं, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण ग्रहण जो है ये हमेशा जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। उसके बाद में चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा जैसे आपका सूर्य हो गया, तो सूर्य जो होता है सोलर सिस्टम का ये केंद्र में रहता है। ये हो गया सोलर सिस्टम, ये केंद्र बिंदु हो गया। उसके बाद में ये ग्रह जो होता है ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह ग्रह जो होते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन पृथ्वी जो ग्रह है, ये आपका पृथ्वी जो ग्रह है इसका एकमात्र उपग्रह जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे जो है उपग्रह कहते हैं। तो आपका ये जो चंद्रमा होता है, मून की हम बात करते हैं, तो मून जो है ये उपग्रह होता है, उपग्रह। अब उपग्रह में जो है यहाँ पे चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह होता है। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, या यूरोपीय संघ, या वाशिंगटन डीसी। तो इसके बारे में भी बात हम लोग कर चुके हैं। तो वाशिंगटन डीसी में जो है नासा का मुख्यालय है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से इतना क्वेश्चन जो है आपके इस यूनिट से जो है यूनिट नंबर फर्स्ट से जो है इतना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये यूनिट हम लोगों का बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इस पर जो है प्रैक्टिस आप लोगों को कब कराया जाएगा? जब एग्जाम का टाइम आएगा तो उस समय जो है धुआंधार प्रैक्टिस आप लोगों को कराया जाएगा। इससे जो टॉपिक पढ़ाए हैं उससे टॉपिक से जो है अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है, आपके लेवल का क्वेश्चन जो है लाया जाएगा और डेली जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। अभी जो है आप लोग टॉपिक पढ़िए और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से बना है उसको पढ़ते जाइए। तो चलिए दोस्तों, अगर सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।